पामगढ़ विधानसभा चुनाव 2023। नतीजे आए और एक पार्टी को निर्णायक जीत मिली। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जीत सिर्फ वोटों की गिनती थी या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। आज हम सिर्फ नतीजों का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, बल्कि डेटा की गहराई में जाकर एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जो दिखाता है कि जमीनी लोकतंत्र असल में काम कैसे करता है और भविष्य की गवर्नेंस को एक दिशा कैसे दी जा सकती है। हमारा सफर होगा फॉरेंसिक से ब्लूप्रिंट तक का। मतलब पहले पामगढ़ की मिट्टी और लोगों को समझेंगे, फिर जनादेश के आंकड़ों को डिकोड करेंगे, वोट के पैटर्न को समझेंगे, इतिहास पर नजर डालेंगे और इन सब से सीखकर गवर्नेंस का एक एक्शन प्लान बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चुनाव को समझने की शुरुआत हमेशा जमीन से होती है, लोगों से होती है, क्योंकि राजनीति हवा में नहीं होती, वो उन लोगों के बीच होती है जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, अपनी परेशानियां झेलते हैं और बेहतर कल के सपने देखते हैं। तो पामगढ़ को समझने के लिए पहले वहां के लोगों को समझना होगा। तो पामगढ़ है क्या? ये छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बीच में बसा एक कृषि प्रधान इलाका है। ये एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, जिसका मतलब है कि यहाँ की राजनीति और समाज का एक खास ताना बाना है। यहाँ लोगों की जिंदगी, उनकी कमाई, सब कुछ जमीन, रेशम की बुनाई और पीतल की कारीगरी से जुड़ा हुआ है। तो जब हम लोगों की बात करते हैं तो असल में हम उनकी इन चिंताओं की बात कर रहे होते हैं। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये वो सच्चाई है जिसे पामगढ़ का हर परिवार हर रोज जीता है। सिंचाई का अधूरा प्रोजेक्ट, महंगाई की मार, प्रदूषण से होती बीमारियां और सबसे बढ़कर काम की कमी, यही वो बातें हैं जो वोट में बदल जाती हैं। और इस एक आंकड़े पे गौर कीजिए, 1 लाख से ज्यादा लोग। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये बता रहा है कि इलाके में आर्थिक दबाव कितना ज्यादा है कि लोगों को काम के लिए अपना घर-बार छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। और जब इतने बड़े पैमाने पर पलायन होता है तो ये उस जगह की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देता है। ठीक है, तो हमने जमीन की हकीकत समझ ली, लोगों का दर्द, उनकी जरूरतें देख ली। अब देखते हैं कि इन सब चिंताओं ने वोटों की शक्ल कैसे ली। चलिए 2023 चुनाव के नतीजों पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि वो पहली नजर में हमें क्या बताते हैं। नतीजे देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक बड़ी और निर्णायक जीत मिली। लगभग 16,000 वोटों का मार्जिन, जो कि 10% से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि जनता का मूड एक तरफा था। बीजेपी दूसरे और बीएसपी तीसरे नंबर पर रही। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और पहलू है। वोटर टर्नआउट यानी मतदान थोड़ा गिरा है। 2018 के मुकाबले 2023 में कम लोग वोट डालने निकले। ये गिरावट छोटी लग सकती है, पर यह अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है। क्या ये घटते उत्साह का संकेत है या फिर किसी तरह की नाराजगी का? इस पर सोचना जरूरी है। और यहीं से हमारा विश्लेषण और गहरा होता है। देखिए, असल सवाल ये नहीं कि कौन जीता, असली कहानी इस बात में छिपी है कि वो कैसे जीते, क्योंकि इस जीत के पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव छिपा है। एक ऐसा बदलाव जो एक तीसरी बड़ी पार्टी के कमजोर होने से मुमकिन हुआ। तो चलिए अब इस चुनावी पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं, जमीन की हकीकत को डेटा से जोड़ते हैं और समझते हैं कि कौन सी व्यवस्थागत ताकतें थीं जो इस चुनाव को चला रही थीं। जीतने वाले की ताकत क्या थी, कमजोरी क्या थी और मौका कहां बना। तो जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में कुछ चीजें साफ थीं। वे स्थानीय थे, उनकी छवि साफ सुथरी थी, लेकिन उनकी पार्टी का संगठन बीजेपी जितना मजबूत नहीं था। असली मौका कहां था? वो था बीएसपी के नाराज वोटरों को अपनी तरफ खींचने में। और सबसे बड़ा खतरा था बीजेपी की संगठनात्मक मशीनरी और केंद्र सरकार की योजनाएं। और जीतने वाले उम्मीदवार शेषराज हरवंश की प्रोफाइल देखिए। ये कहानी को और भी साफ करती है। पहली बार के विधायक, कोई क्रिमिनल केस नहीं और संपत्ति भी बहुत मामूली। ये एक ऐसे जमीनी नेता की छवि बनाता है जिससे आम वोटर आसानी से जुड़ पाता है। देखिए, कोई भी चुनाव अकेले में नहीं होता, वो एक लंबी कहानी की एक कड़ी होता है। तो 2023 के नतीजे को सही से समझने के लिए हमें जरा समय में पीछे चलना होगा और पामगढ़ के पिछले 20 साल के चुनावी इतिहास को देखना होगा। ये आंकड़े देखिए, ये पामगढ़ की राजनीतिक कहानी खुद कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां सत्ता कभी किसी एक पार्टी की जागीर नहीं रही। वोट लगातार स्विंग होता रहा है। कभी बीएसपी बहुत मजबूत थी तो कभी बीजेपी आगे निकली। ये अस्थिरता साफ बताती है कि पामगढ़ का वोटर किसी से बंधा हुआ नहीं है। तो ये सब उतार चढ़ाव 2023 में एक नतीजे पर कैसे पहुंचा? इसका जवाब इन 2 आंकड़ों में छिपा है।
बीएसपी का वोट शेयर 2018 से 2023 के बीच लगभग 17% गिर गया और उसी दौरान कांग्रेस का वोट शेयर करीब 9% बढ़ गया। गणित बिल्कुल साफ है, बीएसपी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर कांग्रेस के पास चला गया और यही जीत का सबसे बड़ा कारण बना। तो इस सबसे क्या समझ में आता है? बहुत सीधी सी बात है। पामगढ़ में कोई भी पार्टी ये मानकर नहीं चल सकती है कि वोटर उसके साथ है। यहां वफादारी कमानी पड़ती है, हर चुनाव में, अपने काम से, अपनी विश्वसनीयता से। कोई गारंटीड वोट बैंक नहीं है। ठीक है, तो हमने समस्या समझ ली, पैटर्न देख लिया, लेकिन सिर्फ विश्लेषण का फायदा क्या? अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, समाधान पर। इस सारे डेटा और इनसाइट्स को एक एक्शन प्लान, एक गवर्नेंस ब्लूप्रिंट में कैसे बदला जाए जो पामगढ़ के लोगों की जिंदगी में सुधार ला सके। इसे एक फ्रेमवर्क की तरह समझिए, एक चतुर्मुख सिद्धांत। इसके 4 मजबूत पिलर हैं। पहला, सेंटिमेंट्स, यानी लोगों की भावनाओं को समझिए, उनसे जुड़िए। दूसरा, पॉलिसी, यानी उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए ठोस नीतियां बनाइए। तीसरा, नैरेटिव, यानी अपने काम के बारे में सही तरीके से लोगों को बताइए। और चौथा, मशीनरी, यानी अपने जमीनी संगठन को मजबूत कीजिए। तो इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से सबसे पहले कहां ध्यान देना होगा? उन मुद्दों पर जो लोगों की नब्ज हैं। सिंचाई परियोजना को पूरा करना, प्रदूषण पर लगाम लगाना, महंगाई से राहत देना और सबसे जरूरी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके बनाना, ताकि पलायन को रोका जा सके। ये काम सबसे पहले होने चाहिए। तो अब आगे का रास्ता क्या है? जनादेश तो मिल गया, लेकिन ये सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली चुनौती इस जनादेश को एक स्थायी विश्वास में बदलने की है। आखिर में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है, लोगों की आवाज पर। ये एक लाइन पामगढ़ की पूरी कहानी कह देती है। खेतों के लिए पानी और बच्चों के लिए अवसर। ये सिर्फ पॉलिसी की बातें नहीं हैं, ये एक बेहतर भविष्य की उम्मीदें हैं, एक पूरी पीढ़ी की आकांक्षाएं हैं। और इसी में एक बड़ी और शांत चेतावनी छिपी है। 2023 में जो वोट मिला वो भरोसे का एक ट्रांसफर था। ये कोई ब्लैंक चेक नहीं था। अगर लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हुई तो ये भरोसा अगली बार किसी और के पास चला जाएगा, क्योंकि विश्वास को लगातार कमाना पड़ता है। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या डेटा से मिली गहरी समझ जब जमीन पर किए गए ईमानदार काम के साथ जुड़ती है, तो क्या वो सच में पामगढ़ जैसे किसी भी समुदाय का भविष्य बदल सकती है? शायद इसका जवाब ही गवर्नेंस का असली मतलब है।